हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में शुरू की थी यूनिट 1 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो कि एक एक यूनिट को लेकर मैं उसे उसके जितने भी सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे करा रहा हूं, जो कि बहुत ही आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्लास आपको बिहार लाइब्रेरियन, केवीएस, एमवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, राजस्थान लाइब्रेरियन एवं स्टेट की जितनी भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित एग्जाम होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की क्वेश्चन आपके मन में हो या डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ रूटीन इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू। जो डिफ्यूजन ऑफ रूटीन इंफॉर्मेशन होती है वह किस कम्युनिकेशन द्वारा स्थान ग्रहण करती है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो जो इसमें डिफ्यूजन ऑफ रूटीन इंफॉर्मेशन होती है वह ऑप्शन ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन द इक्वल्स इज नोन एज। दो कम्युनिकेशन के बीच में कम्युनिकेशन होती है उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन बिटवीन द इक्वल्स इज नोन एज, ए ऑप्शन है लेटरल कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन है टेम्पोरल कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, डी ऑप्शन है टर्मिनल कम्युनिकेशन। इसका सही उत्तर ए लेटरल कम्युनिकेशन हो जाएगा और इसी को लेटरल कम्युनिकेशन को ही हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के भी नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के नाम से लेटरल कम्युनिकेशन को भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन की फॉर्मल चैनल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है ए, it is orderly and systematic as regards to direction of flow. B ऑप्शन है it is task oriented. C ऑप्शन है it carries message at a fast speed. D ऑप्शन है it is a slow moving process. दोस्तों, इसकी सही उत्तर हो जाएगी सी, it carries message at a fast speed। इसका उत्तर सी सही होगा। देखिए, अगर फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि ये ऑफिशियल एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड के रूप में या लाइन कम्युनिकेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is not possible to fix the responsibility in informal communication. It is a slow moving process. D है it is unsystematic as regard to direction of flow। दोस्तों, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। It is a slow moving process जो है वह किसी भी इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें कभी भी कम्युनिकेशन का वैसा उस चैनल का प्रयोग हम लोग करते हैं जो कि फास्ट मूविंग हो। हमें इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द उपलब्ध हो, ना कि देरी से। इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। बाकी जो तीनों दी हुई है ए, बी और डी, यह इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से 7 C ऑफ कम्युनिकेशन में से निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्शन नहीं आती है? ए ऑप्शन है कंप्लीटनेस, बी ऑप्शन है कॉन्क्रीटनेस, सी ऑप्शन है कॉर्टसी, डी ऑप्शन है कॉन्डोलेसेंस। कॉन्डोलेसेंस मतलब होता है किसी को हम संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदना देते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है कॉन्डोलेसेंस, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि यह सी 7 C ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता है। 7 C ऑफ कम्युनिकेशन, 7 C ऑफ कम्युनिकेशन LNH सेंटर महोदय और कोट एम कुटलिप इसको
नोट कर लेंगे। स्कॉट, एम फुटली एंड एलएनएच सेंटर। एलएनएच सेंटर महोदय ने सन 1952 ईस्वी में 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन दिए थे। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है फर्स्ट आ जाता है कंप्लीटनेस, सेकंड आ जाता है कॉन्साइजनेस, थर्ड आ जाता है कंसाइडरेशन, फोर्थ हो जाएगा कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ हो जाएगी कॉर्सी, फिफ्थ हो जाएगी क्लियरनेस, सॉरी सिक्स, और सेवेंथ हो जाएगी करेक्टनेस। तो यही 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सेकेंड है कंसाइजनेस, थर्ड है कंसाइडरेशन, फोर्थ है कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ है कॉर्सी, सिक्स है क्लियरनेस और सेवेंथ है करेक्टनेस। तो इसमें कंडोलेसेंस कहीं भी 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आती है, अतः उत्तर सी सही होगा, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज नो कलर एंड नो फिजिकल फॉर्म, बी इट इज डायनेमिक बट नॉट रिजिड, सी इट कैन बी एक्सप्लेन्ड, डी इट कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इज डायनेमिक बट नॉट रिजिड, ये एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हॉफमैन्स कोडिंग मॉडल, बी है लासवेल मॉडल, सी है गवर्नर्स मॉडल, डी है मोर्स कोड। तो जैसा कि पिछले क्लास आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था लासवेल मॉडल 1948 ईस्वी में लासवेल महोदय द्वारा दी गई थी। गवर्नर्स मॉडल 1956 में गवर्नर्स महोदय द्वारा दी गई थी, जबकि हॉफमैन्स कोडिंग मॉडल और मोर्स कोड ये दोनों ही मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आती हैं। अतः इसका सही उत्तर ए और डी ऑप्शन में खोजेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में ए बी एंड डी करेक्ट, बी ऑप्शन में ए सी एंड डी करेक्ट, सी ऑप्शन में है ए एंड डी आर करेक्ट। तो यही ए एंड डी आर करेक्ट यही होगा, क्योंकि जो हॉफमैन्स कोडिंग मॉडल और मोर्स कोड है वो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि आपके जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं लासवेल मॉडल और गवर्नर्स मॉडल ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक एट लीस्ट वन इन एवरी हाउसहोल्ड illiterate is the first area of policy including in। तो इसका फर्स्ट ए ऑप्शन है नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, बी ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012, सी ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, डी ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986। तो इसका सही उत्तर बी नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2012 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है उसे हिंदी में भी उसके क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज डिसकंटिन्यूड सिंस। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में अगर जाने तो ये सन 13 जून 2005 जब हमारे पीएम मनमोहन सिंह हुआ करते थे, मनमोहन सिंह पीएम हुआ करते थे, तब इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय उसके चेयरमैन सैम पित्रोदा हुआ करते थे, जो कि जुलाई 2014 में एनकेसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि इसे भंग कर दिया गया। अतः इसका उत्तर बी जुलाई 2014 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनकेसी। जैसा कि मैंने अभी ही बताया पिछले प्रश्न में कि नेशनल नॉलेज कमीशन की स्थापना 2005 में हुई थी और उसके चेयरमैन सैम पित्रोदा महोदय थे, जो कि बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं सैम पित्रोदा दिया हुआ है। अतः सही उत्तर सैम पित्रोदा हो जाएगा।
इन्होंने रिपोर्ट टू द नेशन करके 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एनकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया में कब स्थापित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ए 2009, सेकेंड ऑप्शन है बी 2010, सी ऑप्शन है 2011 और डी ऑप्शन है 2012। तो 2012 ईस्वी में एनएमएल नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना की थी। नेशनल एनएमएल की स्थापना में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रिपल आरएलएफ, इन तीनों का ही एनएमएल नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना करने में ये तीनों ने ही मिलकर इसकी स्थापना की थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रिपल आरएलएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्किंग ग्रुप्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कितने नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत कितने वर्किंग ग्रुप को कंटिन्यू किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत 4 वर्किंग ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज इंडिया। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के लिए हाई लेवल कमिटी का गठन किया गया था, उसका चेयरमैन कौन थे? तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है श्री BS बसवान, बी ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर जगदीश अरोड़ा, सी ऑप्शन में है डॉक्टर संजीव मिश्रा, डी ऑप्शन में है प्रोफेसर दीपक पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर डी ऑप्शन प्रोफेसर दीपक पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन सेटिंग ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे क्योंकि इसी से संबंधित मैंने इस सेट में 2-3 क्वेश्चन को लाया हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन सेटिंग ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी प्रोफेसर ARD प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश अरोड़ा, सी ऑप्शन है डॉक्टर HK कौल और डी ऑप्शन है प्रोफेसर सुबिया अरुणाचलम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी डॉक्टर HK कौल सही होगा। HK कौल जो थे वो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज। नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके चेयरमैन कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पी जयराजन, बी ऑप्शन है प्रोफेसर ARD प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर HK कौल, डी ऑप्शन है प्रोफेसर सुबिया अरुणाचलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रोफेसर सुबिया अरुणाचलम। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नेशनल ये डॉक्टर HK कौल नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के चेयरमैन थे और प्रोफेसर सुबिया अरुणाचलम नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूज ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एज कम्युनिटी लाइब्रेरीज, इसके चेयरमैन कौन थे? और ये सभी जो है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के अंतर्गत आती हैं।
तो ए ऑप्शन है एस मजुमदार, बी ऑप्शन है ए आर डी प्रसाद, सी ऑप्शन है बी एस बासवान, डी ऑप्शन है सतीश देश पांडे। तो इसका सही उत्तर सी बी एस बासवान हो जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। देखिए, तीन क्वेश्चन मैंने एक ही तरह का बताया है आप लोगों को और तीनों का उत्तर डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट मैंने बताया था कि नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर एच के पॉल नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के चेयरमैन थे। सेकंड मैंने बताया था कि नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज कंटेंट क्रिएशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर के चेयरमैन कौन थे, तो उसके प्रोफेसर सुबिया अरुणाचलम थे। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्किंग ग्रुप ऑन अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूज ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एज कम्युनिटी लाइब्रेरीज के चेयरमैन कौन थे, तो इसका सही उत्तर बी एस बासवान ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च फैसिलिटीज। ये भी एनएमएल के अंतर्गत आती है और इसके चेयरमैन कौन थे, तो फर्स्ट ए ऑप्शन है एस मजुमदार, बी ऑप्शन है ए आर डी प्रसाद, सी ऑप्शन है बी एस बासवान और डी ऑप्शन है सतीश देश पांडे। तो इसका सही उत्तर बी ए आर डी प्रसाद हो जाएगा। बी एस बासवान का जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल लाइब्रेरीज और यूज ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज एज कम्युनिटी लाइब्रेरी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ए ऑप्शन है सीआईपी प्रोजेक्ट, बी ऑप्शन है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन है लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम, डी ऑप्शन है सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरीज। तो बताएंगे इसमें से कौन सी एनएमएल की एक्टिविटी है। तो ए सीआईपी प्रोजेक्ट है जो कि एनएमएल की एक्टिविटी नहीं है। दूसरी है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वह एनएमएल की एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन है लाइब्रेरी असिस्टेंट प्रोग्राम जो कि एनएमएल के अंतर्गत नहीं आती है। थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन है सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरी। सेटिंग अप ऑफ मॉडल लाइब्रेरी जैसे कि पीछे ही मैंने बताया था कि वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडल लाइब्रेरी के चेयरमैन कौन थे, इसे संबंधित लगभग मैंने 4 क्वेश्चन पीछे कराए हैं, जिसको याद कर लेंगे। चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आने की, तो इसका सही उत्तर बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑफ नेशनल मिशन और लाइब्रेरीज। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सेकंड बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जिसे डीआरटीसी भी कहते हैं। और इसकी डीआरटीसी की स्थापना एस आर रंगनाथन महोदय ने की थी। तो इसका सही उत्तर बी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल was enacted by the Parliament of India on। राइट टू इंफॉर्मेशन बिल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा कब पारित की गई थी। ए ऑप्शन है 5 मई 2005, बी ऑप्शन है 15 मई और 15 जून 2005, सी ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, डी ऑप्शन है 22 जून 2005। तो इसका सही आंसर बी 15 जून 2005 को 15 जून 2005 को राइट टू इंफॉर्मेशन बिल एक्ट पारित की गई थी और यह फुल्ली कार्य रूप में 12 अक्टूबर 2015 से कार्यशील हुआ। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 12 अक्टूबर 2005 से कार्यशील हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज सजेस्टेड बाय।
ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसके द्वारा सजेस्ट की गई थी? ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम है, वह क्या नाम है आप लोग बताइए। ए ऑप्शन है पीटर ड्रकर, बी ऑप्शन है जॉर्ज जीत, सी ऑप्शन है डीन बर्नलैंड, डी ऑप्शन है एसी केसलर। तो इसका सही उत्तर डीन बर्नलैंड सही आंसर हो जाएगा। देखिए जैसा कि पूछा था मैंने कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा नाम सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसे, सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। और यह सन 1970 ईस्वी में सजेस्ट की गई थी डीन बर्नलैंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which communication model proposes that communication creates our social world? किस मॉडल के द्वारा कहा गया है कि कम्युनिकेशन जो है वह हमें एक सोशल वर्ल्ड का निर्माण कर देती है? फर्स्ट ए ऑप्शन है ट्रांसमिशन मॉडल, बी ऑप्शन है ट्रांजैक्शनल मॉडल, सी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडल, डी ऑप्शन है पाइपलाइन मॉडल। इसका सही उत्तर बी ट्रांजैक्शनल मॉडल हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल मॉडल कम्युनिकेशन में सोशल वर्ल्ड का क्रिएशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ मास लाइन कम्युनिकेशन? मास लाइन कम्युनिकेशन के प्रोपाउंडर हैं कौन थे? ए ऑप्शन है मदर टेरेसा, बी ऑप्शन है मार्शल टिटो, सी ऑप्शन है माओ जेडोंग और डी ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका सही उत्तर माओ जेडोंग हो जाएगा। माओ जेडोंग जो हैं मास लाइन कम्युनिकेशन के प्रोपाउंडर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडिया जनरेटिंग कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड? आइडिया जनरेटिंग कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन को हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ए सोर्स, बी रिसीवर, सी चैनल, डी मैसेज। इसका सही उत्तर ए सोर्स हो जाएगा। आइडिया जनरेटिंग कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन को हम सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन दैट इज सेंट बैक टू द सोर्स इज नोन एज? इंफॉर्मेशन जो हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है इनकोडिंग, बी ऑप्शन है फीडबैक, सी ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट, डी ऑप्शन है डिकोडिंग। तो जो हम इंफॉर्मेशन सेंट बैक के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम फीडबैक कहते हैं। इसका सही उत्तर बी फीडबैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट्रांसलेटिंग ए मैसेज और एक्सट्रैक्ट मीनिंग इज नोन एज? रीट्रांसलेटिंग ए मैसेज, किसी मैसेज को दोबारा से ट्रांसलेट किया जाता है उसके अर्थ को जानने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है डिकोडिंग, बी ऑप्शन है मैसेजिंग, सी ऑप्शन है इनकोडिंग और डी ऑप्शन है नॉइज। तो इसका सही उत्तर ए डिकोडिंग हो जाएगा। डिकोडिंग को हम रीट्रांसलेटिंग ए मैसेज टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग को डिकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कम्युनिकेशन एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विथ ए मैसेज इज नोन एज? हम कम्युनिकेशन के जब करते हैं उस समय उसके बीच में जो भी बाधा आती है उसे हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है नॉइज, बी ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट, सी ऑप्शन है डिकोडिंग, डी ऑप्शन है फीडबैक। तो कम्युनिकेशन के दौरान जो भी बाधाएं आती है हम लोग महसूस करते हैं उसे नॉइज के रूप में हम लोग जानते हैं। अतः इसका सही उत्तर ए नॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not a component of communication process? निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक कंपोनेंट नहीं है? फर्स्ट ए ऑप्शन है मैसेज, बी ऑप्शन है चैनल, सी ऑप्शन है डिकोडिंग और डी ऑप्शन है एनालिसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो एनालिसिस होता है वह कम्युनिकेशन प्रोसेस की कंपोनेंट के रूप में नहीं जानी जाती है,
जबकि मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, इनकोडिंग ये सब जो हो है वह कम्युनिकेशन प्रोसेस की प्रमुख कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए क्लासरूम में टीचर छात्रों के बीच में जो संवाद होती है वह किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आती है। फर्स्ट है ए इंटरटेनमेंट, बी इंफोटेनमेंट, सी एडुटेनमेंट और डी इंग्लिश टेनमेंट। देखिए क्लासरूम में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह एजुकेशन से संबंधित है और वह बच्चों को एजुकेट कर रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो कि एडुटेनमेंट लिखा हुआ है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एडुटेनमेंट को ही हम क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर जो करते हैं उसके रूप में जाना जाता है, अतः इसका सही उत्तर एडुटेनमेंट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2A of the Right to Information Act 2005 means any material in any form thus include। जो इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आई थी, सेक्शन 2F के अंतर्गत कौन सी चीज इंक्लूड की गई है वह हमें बतानी है। ऑप्शन ए में है रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स, पेपर। बी ऑप्शन है ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलेशन सैंपल। सी ऑप्शन है ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स। डी ऑप्शन है बुक चैप्टर्स, जर्नल आर्टिकल्स, सेल्स डीड्स, रिप्रिंट स्नैपशॉट्स ऑफ कंसर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए में दिया हुआ है ए एंड बी आर करेक्ट, बी एंड सी आर करेक्ट, सी में दिया हुआ है बी सी डी आर करेक्ट और डी में दिया हुआ है ए बी सी आर करेक्ट। तो इसका सही उत्तर पहले ए ऑप्शन देखेंगे रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल और पेपर, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा के अंतर्गत आती है। ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर सैंपल भी आती है। सी ऑप्शन ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपोर्ट्स भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 2F के अंतर्गत आती है। जबकि डी ऑप्शन बुक चैप्टर, जर्नल आर्टिकल, सेल डीड्स, रिप्रिंट, स्नैपशॉट ऑफ कंसर्ट ये नहीं आती है। अगर ये इसके अंतर्गत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आ जाएगी तो फिर कॉपीराइट का क्या होगा। जो ऑथर अपनी बुक्स लिखते हैं उसका कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत नहीं आती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ए, बी और सी आर करेक्ट सही हो जाएंगे। हु हैज क्वाइंड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द जो है उस टर्म को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है बीसी ब्रुक्स, बी है फ्रिट्ज मैचलॉफ, ऑप्शन सी है बीसी बिक्री और डी है एनजे बेल्किन। तो इसका सही उत्तर बी फ्रिट्ज मैचलॉफ हो जाएगा। फ्रिट्ज मैचलॉफ महोदय ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म का प्रतिपादन किया था और वह 1962 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म की प्रतिपादना किसने की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बुक के ऑथर कौन है। तो इसमें ऑप्शन ए फ्रिट्ज मैचलॉफ दिया हुआ है, बी विलियम जे मार्टिन, सी एनजे बेल्किन, डी बीसी बेकरी है। तो इसका सही उत्तर विलियम जे मार्टिन हो जाएगा। विलियम जे मार्टिन ने सन 1988 ईस्वी में एस्लिब के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशित किया गया था। एस्लिब के द्वारा द इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक का प्रकाशन 1988 ईस्वी में विलियम जे मार्टिन द्वारा किया गया था और इस बुक के ऑथर विलियम जे मार्टिन है। जबकि द इंफॉर्मेशन सोसाइटी
टर्म को फ्रिज मैचलप महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक को किन्होंने लिखा है? तो इसका ए ऑप्शन है विलियम जे मार्टिन, बी ऑप्शन है फ्रिज मैचलप, सी ऑप्शन है डेनियल बेल और डी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डेनियल बेल हो जाएगा। डेनियल बेल महोदय ने द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा था और यह सन 1973 ईस्वी में लिखी गई थी। ये सन भी याद करते चलेंगे क्योंकि परीक्षा में कभी कभी सन भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू क्वाइन द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसा कि इसमें पूछा गया है कि पिछले क्वेश्चन में थी कि दी कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक कौन थे, तो डेनियल बेल थे जो कि 1973 ईस्वी में लिखी थी। जबकि इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मात्र थोड़ा सा के लिए डिफरेंट है और इसके आंसर अलग अलग हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की टर्म किन्होंने दी थी। ए ऑप्शन में है एलन ट्यूरिंग, बी में है फ्रिज मैचलप, सी ऑप्शन है विलियम जे मार्टिन, डी ऑप्शन है एन जे बेल्किन। तो इसकी सही उत्तर ए एलन ट्यूरिंग सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। निम्नलिखित में से किन्होंने इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर बताई थी? ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है ब्रूक्स, सी ऑप्शन है योविट्स और डी ऑप्शन है सेनन। तो इसका सही उत्तर बी ब्रूक्स महोदय ने ही डिफ्रेंशिएट किया था इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। तो अतः इसका सही उत्तर बी ब्रूक्स महोदय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु सेड दैट information science is cluster of many disciplines wherein the central core is information। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने इंफॉर्मेशन साइंस को मेनी डिसिप्लिन्स में एक सेंटर कोर के रूप में माना था। ए ऑप्शन है बीसी ब्रूक्स, बी ऑप्शन है फ्रिज मैचलप, सी ऑप्शन है डेनियल बेल और डी ऑप्शन है एनजे बेल्किन। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन फ्रिज मैचलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्वाइन बाय पॉल जुकरवस्की इन। जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी टर्म है उसे पॉल जुकरवस्की ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी में इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रतिपादन हुआ था। तो ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1974, सी ऑप्शन है 1873 और डी ऑप्शन है 1874। इस प्रश्न का सही उत्तर बी 1974 ईस्वी में पॉल जुकरवस्की महोदय ने इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेरी ग्रोथ इज यूज्ड टू इंडिकेट। जो हाफ लाइफ है उसे लिटरेरी ग्रोथ के संदर्भ में हम किस रूप में इंडिकेट करते हैं? ए ऑप्शन है रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, बी है रेट ऑफ ग्रोथ, सी है डिग्री ऑफ स्कैटर और डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। तो इसका सही उत्तर ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस सही उत्तर हो जाएगा। रेट ऑफ ऑब्सोलेंस हाफ लाइफ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मेन्यूटिक्स प्रिंसिपल इज प्राइमरी रिलेटेड विद। जो हर्मेन्यूटिक्स प्रिंसिपल है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, बी ऑप्शन है इंटर रिलेशन बिटवीन डाटा एंड नॉलेज, सी ऑप्शन है ह्यूमन एक्सपीरियंस और डी ऑप्शन है ह्यूमन बिहेवियर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ए ऑप्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट हर्मेन्यूटिक्स प्रिंसिपल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फ्लोइंग आर द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंफॉर्मेशन सोसाइटी की एक बहुत ही आवश्यक एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी, बी ऑप्शन है वल्नरेबिलिटी, सी ऑप्शन है इंटीग्रिटी, डी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों इसकी सही उत्तर ए जो है कॉन्फिडेबिलिटी, ये तो सही है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की एलिमेंट्स के रूप में आती है, लेकिन वल्नरेबिलिटी जो है वह इंफॉर्मेशन सोसाइटी की एलिमेंट्स नहीं है। सी इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी भी है। तो अतः इसका सही उत्तर ए, सी और डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ए, सी, डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not the prerequisite for a national information policy। निम्नलिखित में से कौन सी नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी की एक प्रीक्विसाइट नहीं है। ए ऑप्शन है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, बी ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, सी ऑप्शन है एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर बी प्रोडक्शन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी हो जाएगी। ये जो है वह प्रीक्विसाइट फॉर ए नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं है, जबकि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी की प्रीरिक्विसाइट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज इज टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जो टाइटल है लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज, वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी 1986, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सी में है नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी लाइब्रेरी 2007 और डी है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर सी एनकेसी नेशनल नॉलेज ऑफ कमीशन ऑन लाइब्रेरी हो जाएगी। इसी का टाइटल है लाइब्रेरीज एज गेटवे टू नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डज ए लाइब्रेरी हैव इन द फॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल के रूप में लाइब्रेरी के निम्नलिखित में से कौन कौन सा रोल होता है। ए ऑप्शन है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, ये बिल्कुल सही है, ये होती है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं होती है। सेकेंडरी पब्लिकेशन, ये लाइब्रेरी का काम नहीं है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है, डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो पब्लिशर्स होते हैं उसका ही होता है। सेकेंडरी पब्लिकेशन या कोई भी पब्लिकेशन हो, यह कार्य पब्लिकेशन जो उसका पब्लिकेशन होता है उसी का कार्य होता है, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब पुस्तकें पुस्तकालय में आ जाती है तो उसको पाठकों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कार्य लाइब्रेरी की होती है। अतः इसका सही उत्तर ए एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कि एंट्रोपी इंफॉर्मेशन साइंस के संदर्भ में कौन कौन सी होती है। ए ऑप्शन है मेजर विच कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड बाय डिवाइडिंग इट बाय इंफॉर्मेशन लेंथ। बी ऑप्शन है मेजर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट और इक्विवेलेंटली और its average information content। C है average amount of information produced by a probabilistic stochastic source of data। D ऑप्शन है way to measure diversity। इसका सही उत्तर B, C और D हो जाएगा, जबकि A ऑप्शन है measure which cannot be normalized by dividing it by information length, ये इंट्रोपी के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि ऑप्शन B, C और D तीनों ही इंट्रोपी के अंतर्गत आएगी, वह भी इंफॉर्मेशन साइंस के संदर्भ में। अतः इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बी, सी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज।
निम्नलिखित में से ग्रेप वाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन में है अपवर्ड कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन में है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सी में है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और डी में है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो जो ग्रेपवाइन है उसे हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जानते हैं। इसका ग्रेपवाइन मीन्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द ग्रेपवाइन is more a product of situation that it is of the person who said। यह जो कथन है कि ग्रेपवाइन इज मोर ए प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन दैट इट इज ऑफ द पर्सन, इन्होंने कहा था? ए ऑप्शन है डेरेक डी सोला प्राइस, बी ऑप्शन है कीथ डेविस, सी ऑप्शन है टीजे एलेन और डी ऑप्शन है बीसी ब्रुक्स। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी कीथ डेविस होगा। कीथ डेविस ने ही इस स्टेटमेंट को दिया था, द ग्रेपवाइन इज मोर ए प्रोडक्ट ऑफ सिचुएशन दैट इट इज ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पाथ इन ग्रेपवाइन चेन। ग्रेपवाइन चेन के पाथ में निम्नलिखित में से कौन कौन सी नहीं आती है? ए है नॉन प्रोबेबिलिटी चेन, बी है सिंगल स्ट्रैंड चेन, सी है गॉसिप चेन, डी है क्लस्टर चेन। तो ग्रेपवाइन चेन के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, पहले मैं वो आप सभी को बता देता हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है करना आप लोगों के लिए सरल हो जाएगी। तो ग्रेपवाइन चेन के अंतर्गत सिंगल स्ट्रैंड चेन, सेकंड है गॉसिप चेन, थर्ड है प्रोबेबिलिटी चेन, फोर्थ है क्लस्टर चेन। ग्रेपवाइन चेन की 4 प्रकार होती हैं। फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड चेन, सेकंड है गॉसिप चेन और थर्ड है प्रोबेबिलिटी चेन, फोर्थ है क्लस्टर चेन। तो देखिए सिंगल स्ट्रैंड चेन में क्या होती है कि जैसे ए ने कोई बात बी से कही और बी ने कोई बात सी से कही और सी ने इसी बात को डी से, यानी कि ए एक चेन सिंगल चेन के रूप में एक इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होती है, वह सिंगल स्ट्रैंड चेन के अंतर्गत आती है। जबकि गॉसिप चेन में क्या होता है कि मान लीजिए यह व्यक्तियों का समूह है, इसमें कोई यह एक मेन व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति है, वह कुछ बात कहते हैं और बहुत सारे लोग उसकी बातें यहाँ पे सुनते हैं। तो एक साथ कई लोग इनकी बात सुन रहे हैं, तो वह गॉसिप चैन के अंतर्गत आती है। प्रोबेबिलिटी चैन होती है कि कोई एक पर्सन है, वह किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे को ट्रांसफर करती है और दूसरा तीसरा को करता है, लेकिन इस व्यक्ति को जो इंफॉर्मेशन मिलता है वह पता नहीं होता है कि इसके द्वारा प्राप्त हुआ है या इसके द्वारा प्राप्त हुआ है। यानी कि इसमें अननोन व्यक्ति के द्वारा, जैसे व्हाट्सएप पे कोई चीज वायरल होती है तो उसका सोर्स पता लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है कि आखिरकार यह जो बातें थी कहाँ से आई है, तो वह प्रोबेबिलिटी चेन के अंतर्गत आती है। जैसा कि इसमें फर्स्ट में है सिंगल स्ट्रैंड चेन में कि एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे से, तीसरा व्यक्ति चौथे से। गॉसिप चेन में होता है कि एक व्यक्ति बीच में प्रमुख होता है और वह कई लोगों के बीच संवाद करता है, तो यह गॉसिप चेन के अंतर्गत आती है। प्रोबेबिलिटी चेन में भी बातें इंफॉर्मेशन एक दूसरे के द्वारा ही ट्रांसफर होती है, परंतु इसमें पता नहीं होता है कि बातों की शुरुआत कहाँ से हुई, इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स कहाँ है, और यह एक दूसरे से प्राप्त होती है, लेकिन किसी अननोन व्यक्ति से इंफॉर्मेशन की जब प्राप्ति होती है तो वह प्रोबेबिलिटी चेन के अंतर्गत आती है। क्लस्टर चेन जो होती है, इसमें कोई व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सिलेक्टेड पर्सन को देती है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सिलेक्टेड व्यक्ति को तक पहुंचाया जाता है और यह जो व्यक्ति है वह भी आगे जो इंफॉर्मेशन है किसी सिलेक्टेड पर्सन को ही जो उस सोर्स से संबंधित हो उसी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। यह जो है क्लस्टर चेन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे 4 ग्रेपवाइन चेन के 4 भागों को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है नॉन प्रोबेबिलिटी चेन, बी में दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंड चेन, सी में है गॉसिप चेन और डी में है क्लस्टर चेन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है नॉन प्रोबेबिलिटी चेन, वह
ग्रेपवाइन चेन के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चेन होती है वह ग्रेपवाइन चेन के अंतर्गत आती है, ना कि नॉन प्रोबेबिलिटी चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमोंग द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब पूछ ही जा रही है कि इसमें ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो होती है उसका जो डिसएडवांटेज है कौन कौन सी है। तो ए है मिसअंडरस्टैंडिंग, बी है स्प्रेड रूमर, सी है डिस्टॉर्ट मीटिंग और डी है डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी। ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, क्योंकि ये जो चारों ही हैं वह डिसएडवांटेज ग्रेपवाइन की है। जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, सिंगल स्टेट चेन अगर हम बात करें, जब इंफॉर्मेशन हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को चौथा, तो इसमें जो प्रथम व्यक्ति इसको जो इंफॉर्मेशन देगा वह 100% इंफॉर्मेशन होगी, जबकि यह इसे जो इंफॉर्मेशन देगा वह 80 या 19% ही दे पाएंगे। हूबहू जो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को दिया था इंफॉर्मेशन वह बी सी को नहीं दे सकता है। अतः इंफॉर्मेशन जो बताने का तरीका होगा वह कहीं ना कहीं थोड़ा जो मुख्य बातें होगी कम होगी, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न होती है। स्प्रेड र्यूमर, जो प्रोबेबिलिटी चेन है उसमें पता नहीं होता है कि यह जो इसका इंफॉर्मेशन का मुख्य स्रोत कौन था, उसका पता ही नहीं होता है, तो यह प्रोबेबिलिटी चेन के अंतर्गत आती है, जिसमें र्यूमर फैलने का डर आता है। डिस्टॉर्ट मीनिंग भी एक प्रकार से ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की जो चेन होती है उसी के अंतर्गत आती है। और डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग भी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चेन में जब बातें फैलती है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करती है, तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अतः इसका सही उत्तर डी, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। तो ये पिछले प्रश्न में डिसएडवांटेज पूछा गया था, इस प्रश्न में ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की एडवांटेज पूछी गई है। तो ए ऑप्शन है इट हेल्प्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये सही कथन है। जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिडिल मैनेजमेंट को दिया जाता है, और मिडिल मैनेजमेंट जो कार्य का कार्यान्वयन कराती है लोअर लेवल से, तो यह कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि टॉप मैनेजमेंट द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी है इट समटाइम्स एक्ट एज एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यह एक अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। सही क्वेश्चन, सही कथन है ये भी। सी है रैपिड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी सही कथन है, बहुत ही जल्दी इसमें कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचती है। डी ऑप्शन है इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू प्रेजेंट देयर ग्रीवियंस विदाउट हेजिटेशन। यह कर्मचारियों को अपनी जो शिकायतें होती हैं वह बिना हिचक के बताने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए बी सी एंड डी आर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज हमारे क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इतनी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका एक दक्षिणा के तरफ में अगर समझे, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर इज। ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होती है? ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ए फॉर्मल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग करंट अवेयरनेस सर्विस, सी ऑप्शन है ए मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, और डी ऑप्शन है एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजिंग इनफॉर्मल रेलिवेंट डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर डी, एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग यूजर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिलेवेंट डेवलपमेंट, ये इसका सही उत्तर होगा। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर क्या होता है अगर मैं बताऊं,
तो टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर को एक लाइन में समझे कि आज का टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इनोवेशन होती हैं उसका पता लगाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन तक उस सूचना को पहुंचाना ही टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण और अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो टॉपिक वो पूछ सकते हैं, मैं इसे एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा। और अगर यह महत्वपूर्ण की क्लास लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर से जरूर शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच।